नमस्कार दोस्तों, हमारी एथिक्स के नेक्स्ट वीडियो है, 8वीं वीडियो है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और तब आप भी मेरी साथ तैयारी में मेरा सहयोगी बनकर लगे रहें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स का, पर्यावरण नीति शास्त्र, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन आता है कई बार। पर्यावरण नैतिक नीति शास्त्र क्या है? प्रकृति या पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं विवेक संगत उपयोग ही पर्यावरण नैतिकता कहता है। इसमें क्या क्या 2 पॉइंट हैं: सतत विकास, पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। ये चर्चा का विषय क्यों है पर्यावरण नैतिकता? क्योंकि वर्तमान में जो व्यक्तियों की उपभोक्तावादी संस्कृति हो रही है, इसके क्या कारण है? इसके कारण पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, क्रूरता को बढ़ावा मिल रहा है, पर्यावरण का अति दोहन हो रहा है, प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और जो पेड़ पौधे हैं, जो प्राकृतिक संपदा, उसका अत्यधिक कटाई या दोहन हो रहा है। पर्यावरण नीति शास्त्र क्यों जरूरी है? इसका महत्व क्या है? पहला पॉइंट है, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण नीति शास्त्र महत्वपूर्ण विषय बनकर निकला है। प्रकृति व मानव के बीच सामंजस्य पर बल दिया जाता है, न कि लालच को पूरा करने पर। इसके संबंध में गांधी ने भी कहा है कि प्रकृति पृथ्वी पर हर व्यक्ति की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकती है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकती। अगर आप मानव अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो पर्यावरण नैतिकता बहुत जरूरी है। प्रकृति से मानव की प्रत्येक आवश्यकता पूरी हो सकती है, लालच नहीं। गांधी ने कहा था। आप इसका कोट ऐसे में कर सकते हैं यूज, और उसमें भी कर सकते हैं। पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अर्थ है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है और उसका विवेक संगत उपयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसका आप कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एथिक्स में एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। चाहे चिपको आंदोलन हो, एप्को आंदोलन हो, पर्यावरणीय नीति शास्त्र हो, नीति शास्त्र का एक अच्छा उदाहरण है। यदि प्रकृति का विवेक संगत उपयोग किया जाए तो मानव की सभी की आवश्यकता पूरी हो सकती है। और इसी के संदर्भ में गांधी ने भी कहा कि मानव की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता प्रकृति के पास है, क्योंकि आवश्यकताएं सीमित होती हैं जो प्रकृति से पूरी हो जाती है। और इसी कारण प्रकृति के साथ आवश्यकता सामंजस्य पर बल दिया जाता है, जिससे प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता पैदा होती है। मानव प्रकृति के संरक्षण पर बल देता है। आगे कहा है कि परंतु मनुष्य के लालच को पूरी करने की क्षमता प्रकृति के पास नहीं है, क्योंकि लालच अनंतहीन होता है। परिणाम स्वरूप प्रकृति के दोहन पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के साधन सीमित हो जाते हैं। जैसे कि मनुष्य के लालच के कारण भूमिगत जल इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि आज जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अगर आप एक नीति आयोग की रिपोर्ट का एग्जाम्पल देना चाहें, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि 2020 तक, 2020 तो वैसे जा भी लिया, 2020 तक जो भारत के जो सबसे बड़े 21 शहर हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, उनका जो भूजल है वो शून्य पर पहुंच जाएगा। और वर्तमान अगर परिस्थितियों को देखें, दिल्ली में भूमिगत जल स्तर लगभग शून्य हो गया है। और ये प्रकृति के अति दोहन को भी प्रस्तुत करता है। लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है, जिससे प्रकृति के साथ भावनात्मक लगाव समाप्त हो जाता है। अतः प्रकृति का संरक्षण नहीं हो पाता। वस्तुतः जनसंख्या में वृद्धि व लोगों की आवश्यकता प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट कथन, आप इसको यूज भी कर सकते हैं कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है या लोगों की आवश्यकता में वृद्धि होती है, वो प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि अगर लालच में वृद्धि होती है वो हानिकारक है। वेरी इंपॉर्टेंट कोट है, आप इसको याद रखें कि मतलब जनसंख्या चाहे कितनी भी बढ़ जाए या लोगों की आवश्यकता
भी साथ में बढ़ेगी, वो प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि लोगों का लालच वो हानिकारक होता है। एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकृति से मानव की आवश्यकता पूरी होती है, लालच नहीं। ये जो का तो कोट उठा दिया, इसका आप एग्जाम्पल को आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 20वीं सदी में पर्यावरणीय नीति शास्त्र का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। 20वीं सदी में पर्यावरणीय नीति शास्त्र का मुद्दा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, आप इसको बारे में लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, पर्यावरण नीति शास्त्र क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, और निष्कर्ष भी आप पॉजिटिव या आगे की राह से लिख सकते हैं। प्रकृति के प्रति मानवीय क्रूरता बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, ये कॉमन है, हमने इसके बारे में जिक्र भी कर लिया। मानव ने प्रकृति को उत्पाद मान लिया है, एक वस्तु मान लिया है जिसका उपभोग करना वह अपना दायित्व अधिकार मानता है, और जिसके कारण प्रकृति का अति दोहन होता है, और इस दोहन के कारण क्रूरता में वृद्धि होती है। मानव प्रकृति के प्रति क्रूर हो चुका है, जिससे प्रकृति का दोहन अति हो गया है। इसके क्या होता है, इसके कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, निरंतर भूमिगत जल स्तर का दोहन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकृति के क्रूर होने के और प्रकृति के क्रूर और संवेदनहीन होने के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है, मानव प्रकृति को एक उत्पाद मानता है और प्रकृति का मूल्यांकन लालच की पूर्ति के आधार पर किया जाने लगा है। मतलब जल दोहन क्यों हो रहा है, क्योंकि वह प्रकृति का उत्पाद मानता है। दूसरा कारण क्या है, तकनीकी विकास के कारण मानव तार्किक होता जा रहा है, अर्थात विज्ञान ने प्रकृति को निर्जीव घोषित कर दिया है। परिणाम स्वरूप प्रकृति के साथ मानवीय संबंध समाप्त हो गए हैं। उपयोगितावादी संस्कृति के कारण प्रकृति को उपभोग की वस्तु मान लिया गया है, और यह कहा गया है कि प्रकृति मानव के लिए है, अर्थात इसका उपयोग करना मानव का अधिकार बनता है। पर प्रकृति के साथ जो पहले मानवीय संबंध थे वो समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रकृति को वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ने के कारण एक निर्जीव वस्तु समझा जाने लगा है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो। और प्रकृति के घटक नदी, पहाड़ आदि को दयनीय रूप माना जाता था पहले, और इसके कारण इसकी प्रति की पूजा की जाती थी। लेकिन आज के युग में आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण हो गया है तथा सामाजिक सम्मान का आधार भौतिक साधन हो गया है, इसलिए प्रकृति के दोहन की वकालत की जाने लगी है। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करना है, क्या होता है और कितने इसके घटक होते हैं, और पर्यावरणीय विनाश के कारण क्या है, और प्रकृति के प्रति संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर आपको लिखना है कि क्या पर्यावरण के विनाश का कारण प्रकृति के प्रति संवेदनहीनता बढ़ती, क्या पर्यावरण के विनाश का कारण प्रकृति के प्रति संवेदनहीनता है, इसके ऊपर अपने लिखना है। क्योंकि प्रकृति का दोहन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकृति वस्तु मानना, वस्तु मानने के कारण को सिर्फ उपभोग की वस्तु मानना, उपभोग की वस्तु मानने के कारण उसका अति दोहन होता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है, और इसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, नंबर तो पहले इंपॉर्टेंट कदम तो है यही, जो शैक्षणिक सत्र है, शिक्षा जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है में ही पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने के साथ साथ वृक्ष के प्रति मानवीय संबंध को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बचपन से ही बच्चों को पर्यावरण के प्रति प्रकृति के प्रति लगाव पैदा किया जाए, तो उससे क्या होता है कि लोगों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। जिस प्रकार बच्चों को पेड़ से गले लगाना, उस पेड़ से बातें करना, या पेड़ का नाम रखना कुछ भी, जिससे क्या होता है कि बच्चों का और जो प्रकृति वस्तुएं हैं उसके बीच में एक संबंध स्थापित होगा। वृक्ष को मानवीय कल्याण में सहयोगी के रूप में परिभाषित किया जाए। अगर ऐसा माना जाना लग जाए कि प्रकृति की जो भी वस्तुएं, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदी हो, उनका कार्य सिर्फ मानवीय कल्याण करना ही है, तो इससे क्या होगा, और इसी के द्वारा ही मानव अस्तित्व को बचाया जा सकता है। तो इस तथा मानवीय अस्तित्व की पूर्ववर्ती शर्त के रूप में प्रचारित किया जाए।
अर्थात इस प्रकार विज्ञापन के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से इस प्रकार प्रसारित करना चाहिए कि प्रकृति में जो भी वस्तु है, चाहे वृक्ष हो, वो मानव अस्तित्व की पूर्व शर्त है। अगर वृक्ष खत्म हो जाते हैं, प्राकृतिक प्रकृति ही खत्म हो जाती है, तो मानव अस्तित्व ही साथ में ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सबसे नेक्स्ट पॉइंट है, हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि शिक्षा के साथ बच्चों को प्रकृति के प्रति लगाव पैदा किया जाए, और दूसरा है मंदिर मस्जिद आदि के माध्यम से प्रकृति संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनोवेटिव पॉइंट है कि जो मंदिर मस्जिद है, क्योंकि लोगों का जुड़ाव इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, और जो कर्म कांड में विश्वास भी मंदिर मस्जिद के माध्यम से होता है, तथा इसमें क्या होता है कि इनके द्वारा ही प्रकृति के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रार्थना की स्वीकृति की प्रमुख शर्त वृक्षारोपण को बनाना चाहिए। अर्थात अगर मंदिर का पुजारी या मस्जिद का मौलवी लोगों को ऐसे कह देता है कि आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो आपका हित निश्चित है, इसके लिए आप वृक्षारोपण लगाना चाहिए, इसको भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, तो इससे क्या होगा, प्रकृति का भी संरक्षण होगा और उनकी आस्था भी बनी रहेगी। किसी व्यक्ति की पहचान प्रकृति संरक्षणकर्ता के रूप में किया जाना चाहिए। आर्थिक पुरस्कार द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वह अपने समाज का रोल मॉडल बन सके। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील है उसको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। छोटी छोटी फिल्मों व चित्र के माध्यम से पर्यावरणीय विनाश के दुष्परिणामों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लोग अपने भविष्य को लेकर डर जाए और प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं। पर्यावरणीय विनाश से उत्पन्न संकट का एहसास वर्तमान में लाना आवश्यक है ताकि लोग संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो सकें। जैसे भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल संकट का एहसास कराने के लिए बहुत इनोवेटिव एग्जाम्पल है, आप किसका यूज कर सकते हैं एसए में, एथिक्स में भी। अगर आप लोगों को जल की कीमत का एहसास दिलाना चाहते हैं, उसको वर्तमान में भी जल संकट के बाद जो समस्या होती है उसका एहसास दिलाने के लिए नाटकीय प्रोग्राम संचालित किया जाना चाहिए। कैसे, लोगों को पहले सूचित करके बताना चाहिए कि अगले 5 दिन के लिए जल की सप्लाई नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, उनको पानी के महत्व का और पानी के सदुपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक जो प्रेरणा वो पैदा होगी। दूसरा, परीक्षा पद्धति, प्रमोशन, मूल्यांकन, रोजगार का आधार वृक्षारोपण को घोषित किया जाना चाहिए। अर्थात जो बच्चा अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाता है उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। उस प्रमाण पत्र का महत्व परीक्षा पद्धति में अंकों में बढ़ोतरी देने के लिए, चाहे वो 5 मार्क हो चाहे स्मारक हो, और जो नौकरी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो प्रमोशन हो उसका जीवन में, उसका मूल्यांकन भी उसके आधार पर होना चाहिए। इससे क्या तब प्रकृति के प्रति लोग सचेत होंगे। अनेक ऐसी संस्कृतियां हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाता है, उन संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों की संस्कृति हो और पेड़ों की पूजा, जिसमें पेड़ों की पूजा की जाती है उस संस्कृतियों के संरक्षण के लिए, और उस संस्कृति का झांकियां निकालनी चाहिए हर सामाजिक ग्रामीण स्तर पर, ताकि जिससे लोग प्रकृति के प्रति संवेदनशील बन सके। पर्यावरण का संरक्षण करना व्यक्ति, समाज, सरकार का नैतिक दायित्व है। यदि सरकार सतत विकास के लिए जंगल का संरक्षण करती है, जंगल पर आदिवासियों के अधिकार को सीमित करती है, तो आदिवासियों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार के कदम पर नैतिकता का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अर्थात सरकार को विकास के साथ जो सुभेद्य वर्ग है, चाहे वो जनजाति हो चाहे वो पहाड़ी लोग हों, उनकी आजीविका, उनके आश्रय का ख्याल रखना चाहिए। अतः सरकार का नैतिक दायित्व है कि जंगलों के संरक्षण एक आदिवासियों के आजीविका के अधिकार के बीच समन्वय स्थापित करे। यदि संभव नहीं हो पाता तो पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा के लिए छोटे समुदाय के हितों की कुर्बानी देना नैतिक है। अर्थात इस कहने का मतलब क्या है
कि जो आदिवासी लोग हैं अपनी आजीविका के लिए पेड़ पौधों को काटकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन पहला कर्तव्य क्या है सरकार का कि एक तो पर्यावरण का संरक्षण रखें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें। दूसरा कर्तव्य है जो आदिवासियों की आजीविका उनके भी को भी संरक्षण, इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होता तो इन दोनों में से पर्यावरण के संरक्षण को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो छोटा समुदाय है उसके हितों की कुर्बानी देना नैतिक हो जाता है। जैव विविधता का संरक्षण नैतिक है। इसके 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 लिए प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व है कि वह इसका संरक्षण करे, किंतु अगर मानव जीवन और पशु जीवन के बीच संघर्ष की स्थिति में महत्व देना नैतिक है। अगर आप देखें यदि मानव जीवन एवं विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके प्रजाति के बीच में संघर्ष की स्थिति हो तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उस प्रजाति की सुरक्षा करे, की नैतिक है। जैसे अगर एक मानव और एक शेर के बीच में संघर्ष की स्थिति में शेर की सुरक्षा नैतिक बनती है, क्योंकि शेर के नष्ट होने पर खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और खाद्य उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। हमारा एक क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए संपन्न समझौते से अलग होना नैतिक है या अनैतिक है। जिस प्रकार अमेरिका ने घोषणा की कि वह पेरिस समझौते से अलग होगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि यह नैतिक है या अनैतिक है। इसको हम अनैतिक क्यों कह सकते हैं? समझौते से अलग होने का अर्थ है पर्यावरण की उपेक्षा करना, जिसके कारण इसको हम अनैतिक मान सकते हैं। अगर वह पर्यावरण की उपेक्षा करता है, इससे भविष्य का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। दूसरा कारण क्या है कि हम इसको अनैतिक कह सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति व देश की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? पर्यावरण के संरक्षण के जो समझौते हुए हैं उससे अलग होना नैतिक कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है? यदि समझौता अन्यायपूर्ण हो या अलोकतांत्रिक हो, उस टाइम इसको अनैतिक कह सकते हैं। जिन देशों ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, यदि वे देश अपने दायित्व का पालन न करें तो उस टाइम में जो विकासशील या अविकसित देश हैं समझौते से अलग हो सकते हैं, उसको भी हम नैतिक मान सकते हैं। यदि देश अपने दायित्व का, जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है पर्यावरण को, यदि ये देश अपने दायित्व का पालन नहीं करते तो कमजोर देश का अलग होना नैतिक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम कब किस टाइम कह सकते हैं कि जो पर्यावरणीय समझौते हैं उनसे अलग होना नैतिक है? यदि विश्व के ताकतवर देश समझौते के पालन के नाम पर अनुचित शर्तें थोपते हैं और जिससे गरीब देशों की संप्रभुता बाधित होती है, तो कमजोर व गरीब देश को अलग जाना नैतिक है। नेक्स्ट है, यदि समझौते का पालन करने से देश के निवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अलग होना भी नैतिक है, क्योंकि मानव जाति निवासियों के अधिकारों का और जीवन की सुरक्षा का कर्तव्य राज्य का है, इसलिए निवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ऐसे समझौतों से। अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उस समझौते से अलग होना नैतिक है। खाद्यान्न व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना नैतिक है या अनैतिक? हमारा एक क्वेश्चन बनता है, खाद्यान्न व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना नैतिक है। अगर सरकार देश के नागरिकों को कुछ खाने के लिए बाध्य करती है, वह नैतिक है या अनैतिक? इसमें दोनों पक्ष होते हैं, इसको हम कह सकते हैं नैतिक भी है और अनैतिक भी है। अनैतिक क्यों कह सकते हैं? क्योंकि खाद्यान्न व्यवहार का चयन करना व्यक्ति का अधिकार होता है। यदि खाद्यान्न व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना अधिकारों का हनन होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अनैतिक कार्य है। दूसरा, खाद्यान्न व्यवहार का निर्धारण संस्कृति के अनुरूप है, अर्थात हर व्यक्ति की संस्कृति अलग अलग है। कोई शाकाहारी संस्कृति में पला बड़ा है, कोई मांसाहारी संस्कृति
संस्कृति में पला बढ़ा है। अगर इस शाकाहारी संस्कृति वाले व्यक्ति को मांस खाने के लिए कहा जाएगा, वह भी अनैतिक है। खाद्य व्यवहार में परिवर्तन करना एक दृष्टि से समुदाय की संस्कृति के विकास को बाधित करता है। मानव समुदाय ने उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाला है और उसी के अनुसार उसने खाद्य व्यवहार का चयन किया है। यदि खाद्य व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो जो आपस में संतुलन बनाया हुआ व्यक्ति ने प्रकृति के साथ, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसका पार्ट बनता है, अगर व्यक्ति को बाध्य किया जाता है तो उसको नैतिक माना जा सकता है। कब माना जा सकता है? यदि वर्तमान खाद्य व्यवहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर व्यक्ति ये चाहता है कि फास्ट फूड खाएं 24 घंटे और नाज ना खाएं, तो इसलिए सरकार क्या कर सके, अपने देश के निवासियों के स्वास्थ्य की परवाह करते हुए उसके ऊपर उसके लिए लिमिट लगा सकती है, बैन कर सकती है। जिस प्रकार पीछे एक अभियान चला है, रोको अभियान, जिसमें क्या किया था सरकार ने, जो फास्ट फूड बनाने वाला तेल होता है उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि इससे दूसरों के धार्मिक भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उस धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए वह खाद्यान्न को कुछ खाद्यान्न परिवर्तन के लिए बाध्य कर सकती है। यदि जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो भी वह सरकार खाद्यान्न जो व्यवहार है उसके को परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर सकती है। यदि इससे महामारी के प्रसार की संभावना हो, तो इसको परिवर्तित करना नैतिक है। जैसे कोरोना प्रसार रोकने के लिए चमगादड़ के मांस पर बैन लगाना भी नैतिक माना जा सकता है। हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक समृद्धि संभव है? कितना अच्छा पॉइंट है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण करना है, जिसमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि करना, अधिक से अधिक उद्योग लगाना, यानी अवसंरचनात्मक निर्माण करना। इसमें कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि एक साथ चल सकती है। इसके दो कथन बनेंगे, संभव नहीं है। दूसरा कथन बनेगा है। अगर संभव नहीं है, क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि एक साथ क्यों नहीं है? पर्यावरण संरक्षण के लिए औद्योगिक गतिविधियों को रोकना होगा, क्योंकि परिणाम क्या होता है, औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं तो औद्योगिक गतिविधियों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं, औद्योगिक गतिविधियों को रोकना पड़ता है। अगर औद्योगिक गतिविधियों को रोकते हैं तो इसे आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आप पर्यावरण संरक्षण के लिए CO2 पर रोक लगाने तथा जंगलों के विनाश पर रोक लगाते हैं, इससे ऊर्जा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर आवश्यकता को सीमित करना पड़ेगा, व्यक्ति को की आवश्यकता सीमित करने के लिए मांग में कमी करनी पड़ेगी। अगर मांग में कमी करेंगे तो बाजार का विकास बाधित होगा। अगर बाजार का विकास बाधित होगा तो आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका दूसरा पार्ट है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि को साथ साथ लेकर चला जा सकता है। आर्थिक समृद्धि को सतत विकास के रूप में स्वीकार किया जाए, मतलब आर्थिक वृद्धि इस तरह से होनी चाहिए ताकि एकात्मक विकास की बजाय सतत विकास को बढ़ावा मिले। दूसरी बात, स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा बर्बादी को रोकना चाहिए। अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं तो ऊर्जा की बर्बादी को रोकते हैं, तब भी आप आर्थिक समृद्धि को पर्यावरण संरक्षण के साथ लेकर चल सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के साथ वृक्षारोपण को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। अधिक माइलेज पर बल देना चाहिए, ऊर्जा दक्षता पर बल देना चाहिए, मकान के चारों ओर हरियाली का विस्तार करना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल उत्पादों के प्रयोग पर बल, जैसे प्लास्टिक की जगह जूट उपयोग होना चाहिए, खनिज तेलों के बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए और औद्योगिक कचरे का उचित निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बताएं। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए,
लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए और उत्पादन तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए। ये हमने जिक्र कर लिया पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास से संबंध से क्या क्या कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार इसने कुछ नवाचारी उपाय बताए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों को कर छूट देनी चाहिए, सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। जो पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, जिस पर जूट का उत्पादन की प्रक्रिया में तकनीक आधारित होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन ये हमने कर भी लिया। इस तरह से हमने देखा कि ट्रक पर दौड़ाया जाता है, एक बच्चे की मौत हो सॉरी इस तरह से हमने ये पर्यावरण एथिक्स किया है। अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप अपनी तैयारी को मेरे साथ लेकर चल सकें। धन्यवाद दोस्तों। अब आपको प्रीलिम्स की तरफ भी फोकस करना होगा। कम से कम डेली 50 क्वेश्चन करें, एमसीक्यू। धन्यवाद दोस्तों, लगे रहो, जुटे रहो।